नमस्कार दोस्तों। प्रेमा वांगचुंग के साथ में जो होता है वह भारत के लिए शर्मनाक है। लेकिन क्या कोई इस पर शर्म महसूस करेगा? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं रह गया है? क्या लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं रह गया है? क्या उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं रह गया है? क्या सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं रह गया है? ये तमाम सवाल खड़े हो गए। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं रह गया है? क्या संविधान की शपथ ली जा रही थी, कल प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी और उसमें संप्रभु राष्ट्र को आत्म करने का, जो आत्मसात करने की शपथ ली जा रही थी, आज उसका उल्लंघन स्पष्ट तौर पे नजर आता है और उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं है। एसआईआर में अब तक 26 निर्दोष नागरिक मर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नए श्रम कानूनों के जरिए लोगों को कारपोरेट का गुलाम बना देने की तैयारी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं है। क्यों नहीं बात होती है कि भारत अब एक गुलाम राष्ट्र बन गया है, झुका हुआ सरेंडर राष्ट्र बन गया है। जी हां, यही सच है और यह सच इतना कड़वा है कि जिसे भले कोई बर्दाश्त करे ना करे, इसकी चर्चा हो ना हो, लेकिन आज जगह जगह यह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कि आज यह स्थिति अरुणाचल प्रदेश की आज मौजूदा हालात से ही अकेले नहीं आई है। मौजूदा जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, जो हमारी विदेश नीति है, वह आज दुनिया में डंपिंग ग्राउंड की तरह से हो गई। जी हां, हमारी विदेश नीति का कोई मायने नहीं रह गया। तथाकथित तौर पर विश्व गुरु ने पूरी दुनिया में हमें लजा दिया है और इसकी शुरुआत कोई आज नहीं हो गई। एक लंबे अरसे से, दशकों से यह चीज हो रही है, आधी शताब्दी से यह स्थितियां हैं। इसी पर आपसे बात करूंगा, कैसे क्या पाप किए थे कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कभी आरएसएस ने, कभी बीजेपी ने, कभी जनसंघ ने, कभी समाजवादियों ने। जी हां, उन पापों का ही नतीजा है कि आज ये हालात हैं। पहली बात आपको याद होगा, वह 1991 का दौर, जब तिब्बत पर चीन ने अटैक किया था और तिब्बत के जो उस समय राजा हमारे दलाई लामा, उन्होंने उस समय विश्वास कर लिया चीन पर और चीन के साथ समझौते पर साइन कर दिए। बस यही गलती हुई। कुछ दिनों तक सब धीरे से सामान्य रहा और उसके बाद चीन ने कब्जा लेना शुरू कर दिया। जब चीन कब्जा लेने पहुंच रहा था, वो भाग करके भारत आए। भारत ने उन्हें शरण दी। धर्मशाला में उनका मुख्यालय है, उनकी संसद है, सब कुछ है। लेकिन ये हालात यहीं से नहीं है। ये हालात कैसे हुए, इसको समझना होगा। कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत की करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अब तक कब्जा करा दी है चीन को। जी, बड़ी मुश्किलों से जब देश आजाद हुआ था, करीब 550 रियासतें, 540 रियासतें जोड़ करके भारत नाम का एक देश बनाया गया था। उस समय भारत का कुल क्षेत्रफल 29,000 वर्ग किलोमीटर था और जो 29,000 वर्ग किलोमीटर जमीन थी हमारी, उसे बढ़ा करके 32,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन करके दे के गए थे राजीव गांधी। आज वो सब घट रही है। आज इसको यदि आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो आप देख लीजिए, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय 29,49,537 वर्ग किलोमीटर की जमीन थी हमारे पास जब देश आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रयास किए, उसका नतीजा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया और 3 लाख
85,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन और जोड़ दी गई। इसके बाद में जिस तरीके से जूनागढ़, हैदराबाद, पौंचेरी इन सबको जोड़ा गया, जूनागढ़ की ही करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन थी। इसी तरीके से हैदराबाद की 3 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन थी। इसी तरह से पौंचेरी की 3 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन थी। और इस तरह से करके दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, दादर नगर दमन दीव और इन सब की जो ये सारी जमीनें आई हमारे पास, अक्साई चीन, ये सब मिला करके हम आते आते सिक्किम को ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, ये सब मिला करके हम आके खड़े हो गए जब, तो हम आ गए 32,86,592 वर्ग किलोमीटर की जमीन। यानी जो हमें 29 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन मिली थी, उसे हमने 32,86,592 वर्ग किलोमीटर की जमीन करके भारत को दे दिया था। अब उस सच्चाई पे आता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एक नया नक्शा बनाया था, जो आजादी के में हमें वास्तव में कब्जे में मिली जमीनों से अतिरिक्त था। उसमें मैकमोहन लाइन, जो मैकमोहन समझौता हुआ था 1914 में अंग्रेजी हुकूमत का, चाइना का और दूसरे टेरिटरी का और तिब्बत के साथ, और उस समझौते के तहत उन्होंने जो हमारी लाइन डिसाइड की थी वही लाइन हमने मानी और उस आधार पे हमने नक्शा बनाया। इसको लेकर के चीन के साथ हमारा विवाद खड़ा हुआ। चीन ने कहा कि कभी भी यह भारत के वास्तविक कब्जे में नहीं रहा, जो चीज वह है आप दिखा रहे हैं। और इसको लेके जो विवाद खड़ा हुआ, बावजूद इसके पंडित नेहरू ने इसे सॉल्व किया। जो अक्साई चिन की बात होती है, अक्साई चिन चाहे मौर्य शासन काल रहा हो, चाहे मुगल शासन काल रहा हो, चाहे ब्रिटिश शासन काल रहा हो, या चाहे राजा हरि सिंह का, गुलाब सिंह का शासन काल रहा हो, इनमें से कभी भी भारत के कब्जे में नहीं रहा। जिसको लेके तमाम संघी और समाजवादी बदनाम करते हैं पंडित नेहरू को कि उन्होंने तो चीन को जमीन दे दी थी 38,000 वर्ग किलोमीटर, 37,000 वर्ग किलोमीटर, 36,000 वर्ग किलोमीटर, जो मन में आता है वो कहते हैं। वास्तविकता ये है, 1 इंच जमीन नहीं दी थी, उल्टा बढ़ा दी थी भारत की जमीन जो हमें कब्जे में मिला था। जब हमारे साथ में जम्मू कश्मीर ने विलय किया तो उस समय जो उसकी स्थिति थी, आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर कब्जे में था पाकिस्तान से। श्रीनगर तक पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। पंडित नेहरू ने वो सब छुड़ाया, सिर्फ 1/4 हिस्सा रह गया कश्मीर का, और उसके बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील के आगे तक पंडित नेहरू ने कब्जा लिया, जबकि कभी भी पेंगोंग झील तक हम पहुंच नहीं पाए थे। राजा हरि सिंह कभी जा नहीं पाए थे, अक्साई चीन कभी कोई गया नहीं था। तो ये वास्तविकता है। अब पंडित नेहरू ने इसी आधार पर दबाव बनाया और कहा जो नेफा है वो भारत का है। वही नेफा राजीव गांधी ने बाद में भारत का अरुणाचल प्रदेश बनाया था। तो जब पंडित नेहरू ने इसको लेकर के खड़ा किया तो चाइना घबरा गया। उसने कहा अच्छा चलिए समझौता करते। लेकिन हमारे देश में जो संघी और समाजवादी, उन्होंने जिस तरीके से विरोध किया, उसका नतीजा यह हुआ कि वो समझौता अमल में नहीं लाया जा सका और चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। उस युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं। पंडित नेहरू ने युद्ध चलते हुए भी संसद में चर्चा की, हर सवाल का जवाब दिया, हर कठिन से कठिन हमला झेला। और उसके बाद में चीन को इतना कूटनीतिक रूप से विवश किया और हमारी कमजोर सेनाओं ने भी इतना बेहतरीन लड़ाई लड़ी कि चीन को वापस जाना पड़ा। और इसके बाद में फिर हमें पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, उसमें हमने जीत हासिल की और उसके बाद में हम सफलता से आगे बढ़े। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 2 बार चीन को हराया, और जब उन्होंने 2 बार चीन को हराया तो चीन बिल्कुल बैकफुट पर आ गया।
उधर श्रीमती गांधी ने भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाया और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बस अमेरिका बौखला गया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। डीप स्टेट ने अपनी साजिश रची और सीआईए की संस्था कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के जो इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष थे वो जयप्रकाश नारायण और उनके साथ साथ दूसरे लोगों का इस्तेमाल किया गया और भारत को अस्थिर करने के लिए तमाम तरह के विद्रोह कराए गए। इसके बाद में 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु संपन्न बना दिया। फिर बौखलाहट हो गई, चाइना भी घबराया, पाकिस्तान भी घबराया, अमेरिका बौखलाया कि ये कैसे हो रहा है। तो तुरंत जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1 महीने के अंदर ही तुरंत उन्होंने मई में यह किया और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की घोषणा कर दी इंदिरा गांधी के खिलाफ। इधर देश बचाना था, उधर ये हमला कर रहे थे। आरएसएस उसमें साथ खड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी साथ खड़े थे। और उसके बाद में इन्होंने जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम को चीन और अमेरिका के मुंह से छीन करके भारत का राज्य बना दिया तो बौखलाहट और बढ़ गई और तुरंत इंदिरा गांधी का 1 महीना भी नहीं गुजरा, इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को रायबरेली के निरस्त कर दिया गया, सरकार को अस्थिर कर दिया गया। इंदिरा गांधी उससे निपट रही थी कि तभी दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस और सबके साथ मिलकर के सेनाओं को, पुलिस को और सबको विद्रोह कर देने के लिए उकसाया। भारत को मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी। देश बचाने के लिए भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया। भारत के रेल मंत्री को बम से उड़ा दिया गया भागलपुर रेलवे स्टेशन पे और तमाम सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को किडनैप करके, उनके बच्चों को किडनैप करके इस्तीफे साइन कराए जाने लगे। इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। जब इतने बुरे हालात हो, देश की रेल के यातायात को रोक दिया गया हो और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से खाने पीने सब चीजों के सामान की आवाजाही बंद हो गई, इंदिरा गांधी ने उससे निपटने के लिए इमरजेंसी लगाई और फिर चीन को सबक सिखाया। मजबूर होकर चीन का राष्ट्रपति 1976 में इंदिरा गांधी की शरण में आया। इंदिरा गांधी ने उसको ताकीद किया कि आप लिमिट में रहिए, सिक्किम हमारा है, लद्दाख हमारा है, अरुणाचल उस समय नेफा कहलाता था, नेफा हमारा है। और इसके बाद चाइना चुपचाप बैठ गया, भारत संभलने लगा। लेकिन चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव हारी और उसके बाद में जो सरकार आई उसने जिस तरह से रॉ को कमजोर किया, जिस तरह से मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे रॉ के एजेंट कहां कहां हैं और हमारे 74 रॉ के एजेंट मार दिए गए, भारत में रॉ की बुरी स्थिति हो गई। देश त्राही त्राही करने लगा, अमेरिका मनमानी करने लगा। लेकिन 3 साल बाद फिर इंदिरा गांधी को इस देश ने चुना और 362 सीटें दे के चुना। इतना बड़ा मैंडेट दे करके उसने इंदिरा गांधी को यह कहा कि हां तुम ही सही थी, तुम्हारी इमरजेंसी सही थी। इस देश ने यह संदेश दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने कड़े से हर चीज का मुकाबला किया। नतीजतन सीआईए ने और उनके लोगों ने इंदिरा गांधी को मारने का प्लान किया। इधर पंजाब में आग लगा दी गई, उधर बंगाल को भड़काया जा रहा था। इधर असम में नेल्ली ने अटल बिहारी वाजपेयी ने 1983 में जाके सांप्रदायिक भाषण दिया जिसमें दंगा फैला और हजारों मुसलमानों की हत्या हुई, दूसरे और लोगों की हत्या हुई। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ। ये था अटल जी का पाप। और उसके बाद में 1987 में 20 मई 1987 को राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी ने अपने सेना अध्यक्ष के सुंदर जी को भेजा और
हमने नेफा पर पूरी तरह से कब्जा लिया और भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य बना दिया, यानी अरुणाचल भी हमारा हो गया। चीन बौखलाया, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके, वह स्थिति थी। उसके बाद में राजीव गांधी ने 1989 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद को हल करने के लिए राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया, उसी जगह जहां कहा जाता है कि राम का जन्म हुआ। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर कैसे बन जाता, तब तो राजनीति नहीं हो पाती, वोट बैंक चाहिए था। तो दंगे फसाद कराने की साजिश रची गई और सरकार बदली। राजीव गांधी ने नैतिकता का परिचय दिया, कहा कि 194 सीटें होने के बावजूद उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जबकि 145 सीटों वाली बीपी सिंह की, उसको भाजपा के 85 सांसदों के समर्थन से सरकार बनी, 144 थे बीपी सिंह के, और इस तरह से सरकार बनी, अनैतिक सरकार। और तुरंत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया जाता है और खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने वाले कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय आरिफ मोहम्मद खान, जो आज नरेंद्र मोदी ने जिन्हें बिहार का राज्यपाल बना रखा है, वो जाते हैं खूंखार आतंकवादियों को छोड़ के आते हैं। और उसके बाद में कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं और भाजपा का राज्यपाल होता है जगमोहन, वो किसी को नहीं बचाता है। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, उनकी लड़कियों के साथ रेप होता है, न जाने क्या क्या होता है। और उसके बाद में देश के अंदर तमाम 90 के दशक में आतंकी हमले होते हैं और वही आतंकी करते हैं जिन्हें ये छोड़ के आए थे। उसके बाद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन 13 दिनों में ही चाइना के राष्ट्रपति तुरंत भारत आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी कह देते हैं, तिब्बत को हम मानते हैं, मान्यता देते हैं, तिब्बत चीन का है। जिस तिब्बत को हम कभी ये मानने को तैयार नहीं थे कि चीन का है, उसे वो मान लेते हैं चीन का है। नतीजतन चीन का जो बाहरी वो तिब्बत का इलाका है, उनमें ही नेफा आता था, उनमें ही लद्दाख आता है, उनमें ही उत्तराखंड के कई हिस्से आते हैं। और इस तरह से हमने उन्हें जायज ठहरा दिया। लेकिन अटल की सरकार गिर गई और वो मकसद हल नहीं हो पाया। उसके बाद में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से चाइना के साथ समझौता करते हैं और कह देते हैं व्यापार बड़ी चीज है, धंधा चाहिए। और धंधे के लिए क्या करते हैं कि स्वीकार कर लेते हैं ऑफिशियली। यही वजह है कि आज हमारे नागरिक को, हमारे देश में पैदा हुई उस लड़की को संघाई के एयरपोर्ट पे 18 घंटे रोका जाता है और उसे कहा जाता है तुम चाइना का पासपोर्ट लो, अरुणाचल प्रदेश पे भारत ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वो भारत का नहीं है, हमारा है। अब आप सोचिए। और इसके बाद में बेशर्म प्रधानमंत्री हमारा एक बार भी नहीं बोलता है कि चाइना यह गलत कर रहा है, चाइना का चा बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसके पहले हम देख चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और पाप किया था। 1998 में पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बन जाने दिया था डीप स्टेट और अमेरिका के दबाव में सरेंडर करके। इसके बाद में कारगिल की चोटियों पर कब्जा करवा दिया था पाकिस्तान का और उससे छुड़ाने के नाम पे हमारे हजारों सैनिक और सब कुछ मरवा दिए थे। इसके बाद 1999 के ही दिसंबर में इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने वो खूंखार आतंकवादी अजहर मसूद जैसे लोगों को छोड़ दिया था विमान अपहरण के मामले में। कंधार जाके छोड़ा था, यही जो नरेंद्र मोदी का इस समय मुख्य सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वही छोड़ के आया था। और उसके बाद मसूद अजहर तब से लेके आज तक संसद पर हमले से लेके आज तक जितने आतंकी हमले हुए हैं अभी लाल किले तक, सारे वही किए, उसी ने किए हैं। चाहे पहलगाम का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे लाल किले का हो या कहीं के भी हो। अब आप सोचिए कितना बड़ा पाप किया। और इसके बाद 2014 में जो हमारा चाइना के साथ व्यापार था वो 14,000 करोड़ का था। आज वो
1.5 लाख करोड़ का हो रहा है, और इसके बाद में हमारा व्यापार घाटा करीब 1 लाख करोड़ का हो रहा है। अब आप सोचिए, सॉरी 100 लाख करोड़ का हो रहा है। अब आप सोचिए आज हम किस स्थिति में आ रहे हैं। जब इस हालत में हम आके खड़े हो गए तो आप क्या कहेंगे कि आज हम कोई बहुत अच्छे हैं? और इस तरह की स्थितियों में आज देश को जब कर दिया गया हो कि हम उसे धंधा भी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, इसके बाद वो हमारे देश के साथ ऐसा कर रहा है, तो सोचना होगा। इधर SIR के नाम पे देश के साथ में जो हो रहा है, 26 BLO मौत के मुंह में जा चुके हैं, हजारों लाखों नागरिकों के नाम काटे जा चुके हैं, और उसके बाद जवाब कोई नहीं। किसी को मरा दिखाया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है मिले नहीं, किसी को कहा जा रहा है कुछ है, किसी को कहा जा रहा है फॉर्म अधूरे। तो आपके BLO क्या करें? उनके जरिए आप नाम कटाने का काम कर रहे हैं। जब यह स्थिति हो तो देश का लोकतंत्र, देश के संविधान, सब कुछ खतरे में है। किस बात की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में? यह सोचना होगा। जय